मॉर्निंग क्लास। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज कंपोजिशन। पहले तो आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखो, परसेंटेज का आपको मतलब पता है, ठीक है ना। जैसे आपके कितने परसेंट नंबर है वही परसेंटेज है। बस इसके आगे जो नाम लिखा है कंपोजिशन, कंपोजिशन का हिंदी में मतलब होता है संगठन। तो इसका मतलब कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई सॉल्ट है वो किससे बना हुआ है। और अब पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज कंपोजिशन, इन दोनों वर्ड्स का मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई सॉल्ट दिया गया है तो वो उसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनका कितना परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल तुम ये समझ लो, जैसे वाटर का आपने एग्जाम्पल लिया तो वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है ना, और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। तो अब अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी तो बताओ हाइड्रोजन ने कितने नंबर लिए, 2। टोटल कितने का नंबर का पेपर था, टोटल काउंट करो, H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 + 16 18। तो हाइड्रोजन के नंबर आए 2, और टोटल पेपर कितने का था 18 का, इनटू में आप कितना कर दोगे 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन फॉर हाइड्रोजन इन वाटर। तो हम इसको देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, वाटर का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है वाटर का एग्जाम्पल। हमने मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट निकालने के लिए क्या किया, हमें उस कंपाउंड में कितना मास है उस एलिमेंट का वो लिखा। जो नंबर आए, अभी मैंने आप बताया ना, जो नंबर आए आपके हाइड्रोजन के कितने नंबर आए थे, 2। क्योंकि हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है, वैसे तो 1.018 होता है, बट हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 ले लेते हैं कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। और कितने थे 2 बटे में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, वो आपने कैलकुलेट कर लिया था, इनटू में 100। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये देखो हमने कैलकुलेट कर लिया मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट किया। देखो इसको आप 1 ही ले लो, 0.008 छोड़ दो, तो 2 × 1 2 तो बोला ही था हमने। हाइड्रोजन कितना हो गया 2, बटे में ऑक्सीजन का हो जाएगा 18, इसको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि हम इतनी कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम छोड़ देते हैं जो ज़्यादा ही। अब 0 वाला है 0.02, इसको क्या कैलकुलेशन में लोगे, तो इसको स्किप कर दो, सिंपल लो 18। तो 2/18 इंटू में 100, तो 11.18 जो आई है वो परसेंटेज है हाइड्रोजन की इन वाटर। अब ऑक्सीजन की निकालेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16। तो ऑक्सीजन ने नंबर लिए 16, पेपर कितने का था 18 का, इनटू में 100, तो ये कितना आ गया 88.79। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि H2O का आपने निकाल लिया था, है ना, तो अगर आपने H2O का निकाल लिया और ये आ गया आपका H2O का कितना, H का आपने निकाल लिया, तो कितना आ गया था आपका H हाइड्रोजन का आया था हमारा 11.18, है ना। और वाटर के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो अगर एक हाइड्रोजन है तो दूसरा कौन सा होगा, ऑफकोर्स ऑक्सीजन होगा। तो आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए आप क्या करते, 100 में से माइनस कर देते 11.18, क्योंकि वो 2 चीज़ों से बना है ना। तो अगर एक 11.18 है तो दूसरा 100 माइनस 11.18 होगी। तो आप निकाल के देख लो, अप्रॉक्स वही वैल्यू आएगी। ये आ गया अप्रॉक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी रफली कैलकुलेशन के लिए 0.00 हटा दिए है ना, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकती है, बाकी सब सही है। देखो अब हमने माइनस कर लिया है, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 1 गया 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 18.82, अप्रॉक्सीमेट यही वैल्यू है। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम इसके एक और एग्जाम्पल पे। हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, C2H5OS, ये इसका नाम इथेनॉल है। अभी आपने 10th में पढ़ा होगा, 2 के लिए ईथ रखते हैं, ठीक है, सिंगल बोन्ड है एन रखते हैं, और OH ग्रुप है तो ऑल लगाते हैं, तो ये है इथेनॉल। अब हमने निकालना है हर एक का, कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका मोलर मास निकालेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो हर एक के लिए कैलकुलेशन के लिए चाहिए। तो देखो कार्बन कितने हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, 2, गुना में कितना कर देंगे हम 12, इसको छोड़ दो आप 0.01 वाला, आप सिंपल मोटा मोटा याद रखा करो, 12 होता है कार्बन का। अब अगला कितना है, हाइड्रोजन कितने, देखो 5 तो यहाँ पे है और 1 ये है, तो टोटल कितने हैं हाइड्रोजन 6, तो 6 × 1 ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन तो 1 ही है, तो प्लस में 16, तो ये आपका कितना आ गया
46, इसको स्किप कर दो। तो आपका ये 46 ग्राम आ गया है, ठीक है। अब आप मास परसेंट ऑफ कार्बन अगर हमें निकालनी है तो कार्बन के कितने नंबर थे, 24 थे ना, यहाँ पे देखो, तो 24 बटे में 46 गुना में 100। ये तो सिंपल है, इस टाइप की कैलकुलेशन आपने मैथ में भी किए होंगे, अपने नंबर निकालने के लिए भी करते हो आप। हाइड्रोजन कितना था, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 था, तो 6 बटे में 46 गुना में 100, ऐसे हाइड्रोजन की निकल जाएगी। ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे आप, ऑक्सीजन निकालोगे 16 बटे में 46 इंटू में 100, तो इस तरीके से निकल जाएगी ऑक्सीजन की परसेंटेज। आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी आ गई, हमने मास परसेंटेज निकाल लिया किसी भी कंपाउंड की, तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया है। इससे रिलेटेड अगला है वो हमें देखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो समझना है वो है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके डिफरेंस के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आप मुझे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो किसी का भी। वाटर का बताया, आपको पता है कितना होता है वाटर का, वाटर का होता है H2O, होता है ना, ठीक है। चलो अगला आपको तो पता है, तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको फॉर्मूला पता है ग्लूकोज का? ग्लूकोज का तो फॉर्मूला बहुतों को पता होगा, क्योंकि ग्लूकोज का फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, सारे प्रोसेस में आता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एग्जैक्टली क्या बताता है कि ये आपको क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बता रहा है कि 3 एलिमेंट थे और उस 3 एलिमेंट में एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन के एटम लगे, 12 हाइड्रोजन के एटम लगे और 6 ऑक्सीजन के एटम लगे। ये बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है? वो फॉर्मूले से ये बता रहा है कि कितने एलिमेंट्स और उनके कितने एटम्स लगते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखूं, ये तो हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखूं, अब आप अपने आप समझ जाओगे, मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख रही हूँ CH2O। कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। सिमिलैरिटी ये है कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और अगर आप रेशो देखोगे तो रेशो भी वही है कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। उसमें क्या था, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन 12 के साथ कर रहे थे, तो उस तरीके से तो सही था। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इस पूरी यूनिट जो है ये इसको भाग करके आई है। इसको मतलब इसको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं पूरे फॉर्मूले को, तो हमारे पास एक रेशो जो आएगी वो ये रेशो आएगी। तो अब आपको समझ में आ रहा है क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशो होता है जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी एलिमेंट की, किसी कंपाउंड में, ठीक है। थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा समझ में आया होगा, तो हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये लो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2, ये होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये इसका क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाओ, बना सकते हो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या ऐसा कोई डिजिट है जो इन सब में कॉमन है, 2 आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन है, तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा HO। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब आपको समझ में आ जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो किसी कंपाउंड के अंदर एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड है। जैसे इसमें कितने आइटम्स लग रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लगे, तब जाके हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपलेस्ट रेशो है इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन ऑफ एन एलिमेंट इन एन कंपाउंड, एक्चुअल नंबर था ना। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। बात समझ में आ गई।
क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है ना? दिखाई दिया था तुम्हें क्या हुआ था? हमने अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया? HO आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई मोलिकुलर फॉर्मूला लिख रही हूँ तो इम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन हुआ कि मोलिकुलर फॉर्मूला को अगर मैं n नंबर से, जो n कोई भी हो सकता है, हर एक कंपाउंड का n अलग होगा, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है वो कितने से डिवाइड हो रहा है। तो ये तो एक सिंपल नंबर है, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो हम इसको अब सिंपल एक लाइन में लिखना चाहें तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू में इम्पिरिकल फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला से हम मोलिकुलर मास निकालते हैं तो इम्पिरिकल फॉर्मूला से क्या निकालेंगे? इम्पिरिकल मास। ये बात समझ में आ गई? क्या मोलिकुलर मास में और इम्पिरिकल मास में भी कोई रिलेशन होगा? हाँ, सेम वही होगा जो इनका है। क्या कि किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास जो होगा, वो n टाइम्स होगा उसके इम्पिरिकल फॉर्मूला मास के। ये आपको बात समझ में आ गई तो आपको अगला टॉपिक समझ में आ जाएगा। आ गई होगी समझ में? सिंपल है, कुछ नहीं है। इम्पिरिकल फॉर्मूला से हमने n इंटू मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना? तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला भी आ गया था मल्टीप्लाई करने से और मोलिकुलर मास भी आ गया था, ठीक है? तो अब आज हम जो करेंगे वो करेंगे इम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना। तो हम कैसे निकालते हैं? इसमें अगर कोई टेबल दे रखी है तो बेटर होगा, नहीं तो फिर हमें इसमें टेबल नहीं दे रखी है, ठीक है? तो फिर बेटा हम इसे कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैं उसको आपको अच्छी तरीके से कॉपी पेन लेके समझाऊंगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।